वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 12th क्लास की फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, सॉलिड स्टेट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल नो अबाउट द मैटर। अगर मैं आपसे पूछती हूँ व्हाट डू यू मीन बाय मैटर, तो आप कहेंगे मैटर इज दैट सब्सटेंस या एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस हैविंग सम मास, size, volume and can be sensed by any of our five senses। अब यहाँ पर 5 सेंसेस का मीनिंग क्या है? मीन्स टच करके, देख के, सूंघ के आप उसको महसूस कर सको। तो वो कोई भी सब्सटेंस जिसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या कहलाता है? मैटर। एंड वी नो अबाउट द 5 स्टेट्स ऑफ मैटर एंड दीज स्टेट्स आर फर्स्ट सॉलिड, सेकेंड लिक्विड, थर्ड gases, fourth plasma and last one is Bose Einstein condensate। Now in this chapter we go through the details of solid state। अगर हम सॉलिड के फर्स्ट फैक्टर की बात करते हैं तो आप अपने सराउंडिंग में बहुत सारे सॉलिड्स को देखते हैं। जैसे डेली रूटीन में चेयर है, टेबल है, बेड है, आपकी राइटिंग स्टडी टेबल जो है, डोर्स हैं, और जो आपके किचन में यूटेंसिल्स हैं लाइक स्टील ग्लासेस, बाउल, वो सारे किसके अंडर आते हैं? सॉलिड के अंदर। तो अगर हम उनको ध्यान से देखते हैं तो हमें क्या नज़र आता है कि इन सब सॉलिड सब्सटेंसेस का क्या है? एक डेफिनेट शेप है, डेफिनेट साइज है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। अब क्वेश्चन आता है कि वाई दे हैव द डेफिनेट शेप, साइज एंड वॉल्यूम? बिकॉज दे हैव द डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब क्या है? वेदर द सॉलिड मेड अप ऑफ एटम्स, आयंस और एनी अदर टाइप ऑफ द पार्टिकल लाइक मॉलिक्यूल। तो उन सब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की जो अरेंजमेंट है वो वहाँ पर कैसी होती है? डेफिनेट। इसीलिए उसकी क्या बनती है? डेफिनेट शेप, साइज एंड वॉल्यूम। अगर हम सिंपल बात करें तो सॉलिड में मान लिया हमने पार्टिकल को किसकी फॉर्म में कंसीडर किया? स्फीयर की फॉर्म में। तो इन केस ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स और सॉलिड सब्सटेंसेस, these particles are arranged in that manner, means they are quite closer to each other, या हम बोल सकते हैं these are closely packed। अब एक अरेंजमेंट आपके पास ये हो सकती है, दूसरा हम क्या करें? पार्टिकल्स की और लेयर्स को भी यहाँ अरेंज करें इस तरह से। बट सम स्टूडेंट्स लाइक टू शो दैट अरेंजमेंट in this manner। तो they have the definite, this is one kind of the solid and this is another type of the solid, but both indicates they have the definite arrangement of their constituent particle, जिसकी वजह से उनकी definite shape आती है, size आती है और volume। अगर हम इनकी अरेंजमेंट को देखते हैं तो पार्टिकल्स आर क्वाइट क्लोजली पैक्ड, मीन्स दे हैव द मिनिमम इंटर पार्टिकल स्पेस, मीन्स इन पार्टिकल के बीच का जो स्पेस है वो क्या है? बहुत ज़्यादा कम। अब जब इनके बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस कम होगा, मीन्स दे आर क्वाइट क्लोजर टू ईच अदर, तो इनके बीच में जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस होंगे, मीन्स इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस, वो कैसी होंगी? स्ट्रॉन्ग। मीन्स एक अरेंजमेंट आपको मैं इस तरह से शो करूं, मीन्स पार्टिकल आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, मीन्स एक दूसरे से दूर हैं। दूसरा ये अरेंजमेंट है, तो हम क्या कहेंगे? जिसमें पार्टिकल पास पास है वहाँ पर ज़्यादा या स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो ये स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन हैं यही होल्ड करके रखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को एक डेफिनेट अरेंजमेंट में, जिसकी वजह से क्या आ जाती है? डेफिनेट शेप, साइज एंड डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ द पर्टिकुलर सॉलिड्स। अब हमें सॉलिड की एक प्रॉपर्टी का और पता है कि अगर हम सॉलिड को हीट करें, डेल्टा मीन्स हीट किया, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में। एंड दैट प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस टू चेंज इनटू द लिक्विड ऑन हीटिंग इज नोन एज द मेल्टिंग। और जिस टेम्परेचर पर कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा दैट टेम्परेचर इज नोन एज द मेल्टिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट हर एक सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस का क्या करता है? डिपेंड करता है उस नेचर ऑफ सॉलिड पर। नेचर का मतलब उसकी इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस पर। तो मेटल्स जो सॉलिड्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट वेरी करेगा सॉलिड टू सॉलिड। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है कि दे हैव द स्ट्रॉन्ग मेल्टिंग पॉइंट्स।
नेक्स्ट हमारे पास सॉलिड का करेक्टर आता है कि दे हैव ओनली वाइब्रेटरी मोशन, मीन्स इसमें सिर्फ क्या होगा, वाइब्रेटरी मोशन। रीजन, अब मान लिया ये पार्टिकल हमने कंसीडर किया तो इट इज टाइटली होल्ड ऑन बोथ साइड एज वेल एज ऑन अपर एंड लोअर साइड बाय द अदर पार्टिकल, जिसकी वजह से वो सिंपल क्या कर सकता है, अपनी मीन पोजीशन के विद रिस्पेक्ट वाइब्रेट कर सकता है slightly on the to and fro motion. Therefore, in solids there is only the vibratory motion. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हम ये कह सकते हैं कि दे हैव द मैक्सिमम डेंसिटी एज डेंसिटी डी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अभी हमने क्या कहा कि पार्टिकल्स आर क्वाइट क्लोजली पैक्ड। अगर वो क्वाइट क्लोजली पैक्ड होंगे, उनके पास स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस होंगे, तो मीन्स दे ऑक्यूपाई द लिस्ट वॉल्यूम या फिर मिनिमम वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम कम ऑक्यूपाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा, बिकॉज दे आर इनवर्सली रिलेटेड विद ईच अदर। लेकिन किसको छोड़कर, आइस को। मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि दे हैव मैक्सिमम डेंसिटी एक्सेप्ट आइस। वो रीजन अभी बताते हैं। आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ लिक्विड वाटर, मीन्स अगर हम वाटर को फ्रीज कर दें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड आइस। वाटर का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, H2O। अब जैसे ही वाटर लिक्विड से आइस फॉर्म में यानी कि अपनी सॉलिड फॉर्म में जाता है, तो वहां पर क्या होता है कि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो टेट्राहेड्रली एक दूसरे के साथ अरेंज हो जाते हैं एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए स्पेसिफिक आपके पास 3 एलिमेंट, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, when they are present in combination with hydrogen then they are able to form the hydrogen bonding। और अगर वो डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में है, मॉलिक्यूल्स के बीच में है, तो वो क्या कहलाएगी, इंटरमॉलिक्यूलर। अगर विद इन द मॉलिक्यूल है तो वो क्या कहलाती है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब एक वाटर पार्टिकल, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह से आएगा। देयर आर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसीलिए यहाँ पर नाम क्या दिया, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब जैसे ही आइस यानी कि लिक्विड से आइस बनता है, तो इन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो वाटर के पार्टिकल्स हैं दे आर क्वाइट अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, और बीच में क्या बच जाएगा, केज लाइक एम्प्टी स्पेस, and that case like empty space is due to the formation of that intermolecular hydrogen bonding। और इस स्पेस की वजह से क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा और डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, एज डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब जैसे ही इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा और डेंसिटी डिक्रीज होगी तो हम क्या कह सकते हैं, इट बिकम्स लाइट इन वेट। और इसीलिए जो आइस है वो हमेशा फ्लोट करती है ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड वाटर। आपने देखा होगा जो आइस है वो हमेशा वाटर के ऊपर तैरती है, तो उसके पीछे भी रीज़न यही है कि वाई आइस फ्लोट्स ओवर द सरफेस ऑफ वाटर। तो रीज़न of formation of that case like structure due to the formation of intermolecular hydrogen bonding that result in the decrease of density make the ice lighter in weight, as a result it must be float over the surface। कंसेप्चुअली एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं कि आइस हैव मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस, कि जो आइस की मैक्सिमम डेंसिटी है वो कितने पर होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। उसके पीछे रीज़न क्या है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर दैट आइस स्टार्ट्स टू मेल्ट, मीन्स ये इंटरमॉलिक्यूलर जो हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई ये टूटनी शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, दीज पार्टिकल्स आर कम क्लोजर टू ईच अदर, और जैसे ही वो क्लोजर आएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज, डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज, एंड अचीव द मैक्सिमम वैल्यू। और इसीलिए कहा जाता है कि एनी आइस हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक आपके पास आता है कि दे डिफ्यूजेज वेरी स्लोली एज कंपेयर टू द लिक्विड एंड गैसेस। जैसे अगर मैंने लिक्विड को यहाँ गिराया तो वो बहुत जल्दी बहकर आगे की तरफ चला जाएगा, ऐसे ही गैसेस में डिफ्यूज़न बहुत फास्ट होता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, किचन के अंदर खाना बनता है
लेकिन स्मेल फटाफट पूरे घर में फैल जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो वो इंग्रेडिएंट की स्मेल है वो किसकी फॉर्म में है? गैसियस फॉर्म में, वेपर्स फॉर्म में, दैट इजीली स्प्रेड थ्रू आउट द एनवायरमेंट। तो गैसेस और लिक्विड के अंदर तो डिफ्यूजन बहुत फास्ट होता है, लेकिन सॉलिड्स के अंदर बहुत स्लोली होता है। अब इसको अंडरस्टूड करने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि जब ब्लैक बोर्ड पर वाइट चौक से हम कुछ भी लिखते हैं, मान लिया मैंने ये लिखा और उसको हम क्या कर देते हैं, इस तरह से रब, तो कुछ टाइम के बाद अगर हम उसको रब करते हैं तो बोर्ड पर क्या रह जाता है? उसका इम्प्रेशन। इट मीन्स वहां पर जो वो इम्प्रेशन है वो क्या इंडिकेट करता है कि सॉलिड पार्टिकल का डिफ्यूजन हो गया उस बोर्ड पर। मीन्स चौक के पार्टिकल सॉलिड थे और वो डिफ्यूज कर गए किस पर? बोर्ड पर। लेकिन ये जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है। आप इसको इस तरह से ऑब्जर्व नहीं कर सकते जैसे हम किसके केस में ऑब्जर्व करते हैं? लिक्विड और गैसेस के केस में। नेक्स्ट जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आता है, दे आर कंसीडर्ड टू बी इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब आप इनको कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते। जैसे अगर मैं इस बोर्ड को इस तरह से प्रेस करूं तो क्या इसकी कोई शेप साइज में डिफरेंस आएगा? नहीं। ऐसे ही चेयर है, टेबल है, कि अगर आप उसको प्रेस करते हो तो उसमें कोई भी उसके पार्टिकल की शेप, साइज, अरेंजमेंट में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो ऐसे पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं या सब्सटेंसेस? इनकम्प्रेसिबल। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस यहाँ पर भी हैं। अगर हम ऑब्जर्व करते हैं रबर, सॉलिड है लेकिन रबर क्या कर सकते हो आप? आसानी से उसको कंप्रेस कर सकते हो। रबर जैसे अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये रबर की फॉर्म है आपके पास, इलास्टिक की फॉर्म में है, दैट इज इजीली स्ट्रेचेबल। मीन्स दे हैव डेफिनेट शेप, साइज, वॉल्यूम, जो हमने करेक्टरिस्टिक्स किए थे किसके? सॉलिड्स के। तो वहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्सेशन आ गया। क्यों? क्योंकि ये कैसे हैं आपके पास? यहाँ पर स्लाइटली कंप्रेस हो रहे हैं। ऐसे ही अगर आप बात करते हो किसकी? प्लास्टिक सब्सटेंसेस की, लाइक दिस स्ट्रो, ये प्लास्टिक है, आप इसको इस तरह से फोल्ड कर पा रहे हो, इस तरह से मोल्ड कर पा रहे हो, इस तरह से। तो इस तरह के जो आपके पास सब्सटेंसेस हैं या फिर जो आप इरेजर लेकर चलते हो, दैट इज इजीली कंप्रेसिबल। तो कुछ सब्सटेंसेस हैं सॉलिड जो इजीली कंप्रेसिबल हो जाते हैं, एंड दीज आर कैटेगराइज्ड इनटू द एमॉर्फस सॉलिड, दैट कम्स इन डिटेल इन द नेक्स्ट topic. Now the next topic is the types of solids on the basis of arrangement of particles. They are divided into the two types, amorphous solid and amorphous solid, that comes in the detail in the next video. Thanks and have a nice day.